तो क्या सीवी को हर कंपनी के प्रोफाइल के रिस्पेक्ट में चेंज करना चाहिए कि एक ही सीवी सबको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? नहीं, आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा। बेसिकली कोई कंपनी अगर कोई जॉब ऑफर कर रहा है तो वो देखना चाह रहा है कि आप उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या, आपका इंटरेस्ट है क्या उसी चीज़ में। बचपन में सोचा था कि बड़ा कुछ करूंगा, पापा के मिडिल क्लास सोच से लड़ूंगा, दुनिया वालों ने मुझे इतना डराया, हुए देखो आज 4 साल कॉलेज में सड़ूंगा। सार्थक ज्ञानबाजी पॉडकास्ट में तुम्हारा वेलकम। थैंक यू। तो अपने बारे में बताओ थोड़ा सा दर्शकों को। मेरा नाम सार्थक है। मैं CSA डिपार्टमेंट का स्टूडेंट रहा हूँ, एमटेक स्टूडेंट। तो मैंने 2019 में अगस्त में ज्वाइन किया था और अभी जुलाई 2021 में पास आउट हुआ हूँ। और इससे पहले मैं मतलब मेरा बीटेक जो था वो अमृतसर से हुआ था, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से। और कंप्यूटर साइंस ब्रांच में ही रहा है बीटेक और बीटेक। और अभी मैं एक स्टार्टअप है आरना नेटवर्क्स करके, तो वहाँ पे मेरा जॉब है एज मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ। तुम IC प्लेसमेंट सेल में कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हो? हाँ, मैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी था, CSA डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो IC प्लेसमेंट के बारे में बहुत सारे राज खुलेंगे आज। हाँ जी, बिल्कुल ट्राई करूँगा बताने का जितना भी हो सके। तो तुम बताओ, तुमने गेट लिखा होगा। हाँ। तो गेट लिखने के बाद तुम IT बॉम्बे वगैरह क्यों नहीं गए और IC क्यों ज्वाइन किए? जो गेट लिख रहे हैं उनको लगता है कि IT बॉम्बे जाना चाहिए, तो तुमने IC क्यों ज्वाइन किया? तो IC का मतलब जो शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो, तो एक एडवांटेज रहता है कि IC अभी आपने रैंकिंग्स में देखे होंगे तो वर्ल्ड का बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट QS रैंकिंग। हाँ, तो खैर उस टाइम मतलब मुझे रैंकिंग्स नहीं आई थी उस टाइम, मतलब मैंने ये नहीं देखी थी, बट ये पता था कि IC एक इंडिया का बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी था रिसर्च में एक्सप्लोर करने का कि क्या उसमें होता है और कैसे काम किया जाता है। तो आई थॉट व्हाई नॉट IC। मतलब अभी आपने जैसे प्लेसमेंट्स का पूछा, तो मतलब प्लेसमेंट्स के रिस्पेक्ट में भी IC काफ़ी अच्छा है। तो उस टाइम अगर आप कोरा पे मतलब हमारे सीनियर्स इवन कुछ प्रोफेसर्स भी जो ब्लॉग लिखते हैं, तो आई थिंक मैं अरिंदम सर है यहाँ पे, एल्गोरिथम्स पढ़ाते हैं और उस एरिया में मतलब रिसर्च भी करते हैं। तो वो बेसिकली मैं उनका ब्लॉग पढ़ा था, तो उसमें प्लेसमेंट स्टैट्स लिखा था और जो कि बेटर बताया गया था IIT बॉम्बे से। तो वो भी एक रीज़न था, बिकॉज अगर रिसर्च में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है तो एनीवेज आप प्लेसमेंट्स के लिए भी जा सकते हैं। और अगर प्लेसमेंट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं बैठता है तो एज बैकअप आप प्लेसमेंट देख सकते हैं और साथ में रिसर्च में आगे PhD हो गया कोई आपके पास दोनों चॉइस रहता है। हाँ, दोनों चॉइस रहता है। और इवन लाइक कोर्सेज में भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। आप रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज का आपको फ्लेवर मिलता है, जो मुझे लगता है कि IIT में मोर इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज है। तो ये एक रीज़न था मतलब। तो तुम बताओ कि CSA डिपार्टमेंट में एमटेक का कोर्स प्रोग्राम कैसे स्ट्रक्चर हुआ है और उसके बारे में बता दो। तो जो हम लोग के बैच के लिए था, तो उसमें बेसिकली जैसे 2 साल का एमटेक कोर्स वर्क होता है, तो उसमें हम लोग के 64 क्रेडिट्स रहते हैं यहाँ पे CSA डिपार्टमेंट में। वो हम लोग के लिए था कि 43 क्रेडिट्स के आपके कोर्सेज के रहते हैं और 21 क्रेडिट्स आपके प्रोजेक्ट के रहते हैं। तो प्रोजेक्ट यूजुअली आपका फाइनल ईयर में होता है, तो उससे पहले या उसके दौरान आप कोर्सेज करते हो। तो कोर्सेज में आपको मतलब CSA में मोस्टली 4 क्रेडिट का कोर्स रहता है और कुछ एक आध कोर्स 3 क्रेडिट का भी। तो 4 ऐसे कोर्सेज क्रेडिट कर सकते हो। और यूजुअली फर्स्ट सेम में लोग जो 4 कोर्सेज लेते हैं, तो 16 क्रेडिट वहाँ से हो जाता है। सेम सेकंड सेम में रहता है। और अगर कुछ क्राइटेरिया है, जैसे आपका पॉइंटर 7.58 के ऊपर हो, तो आप एक एक्स्ट्रा क्रेडिट एक एक्स्ट्रा कोर्स भी ले सकते हैं। मतलब कि 5 कोर्सेज ले सकते हैं 4 क्रेडिट के। और मतलब अगर आपका गाइड अलाउ करे तो आप अदर डिपार्टमेंट्स के कोर्सेज भी ले सकते हैं। जैसे आपका मशीन लर्निंग में हमें इंटरेस्ट है, तो कुछ EE के प्रॉफ्स ऑफर करते हैं, EC के कुछ प्रॉफ्स ऑफर करते हैं कोर्सेज, तो आप उनको भी एक्सप्लोर। तो बेसिकली IC में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि तुम केवल अपने डिपार्टमेंट के कोर्स लो, पूरे डिपार्टमेंट में कहीं पर भी तुम कोर्स ले सकते हो अगर तुम्हारा रिसर्च और गाइड अगर दोनों परमिट करते हैं। हाँ, तो वो भी एक एडवांटेज है। तो एक और चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे हम लोग के टाइम पे एक पूल रिक्वायरमेंट्स करके है, तो बेसिकली जो CSA डिपार्टमेंट के जो कोर्सेज हैं उनको लाइक 3 पूल्स में ब्रॉडली बांटा गया है। तो पूल ABC है, तो थोड़ा मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। जैसे पूल A जो है तो उसे थ्योरी पूल बोला जाता है। तो जो भी थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्सेज है या रिसर्च वर्क है, तो वो उस पूल में होता है। कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? जैसे एल्गोरिथम्स हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया,
ज्योमेट्रिक एल्गोरिथम्स हो गया, फिर कॉम्बिनेट्रिक्स हो गया, इस टाइप के आपके कोर्सेज जो है आपके इसमें आते हैं थ्योरी पूल वन में आते हैं, पूल में। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट पूल भी होगा जिसे हम सिस्टम्स पूल बोलते हैं यहाँ पे। तो सिस्टम्स पूल में आपके अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंपाइलर्स हो गया, तो इस टाइप के कुछ कोर्सेज पूल बी में आपके आते हैं। और फिर जो तीसरा पूल सी, तो वो उसे इंटेलिजेंट सिस्टम्स पूल बोला जाता है। और जो आजकल काफी आप ट्रेंड में देख भी रहे हैं, AI ML की बात होती है, तो उससे रिलेटेड कोर्सेज आपके मोस्टली इसमें रहते हैं। मशीन लर्निंग हो गया, प्रैक्टिकल डेटा साइंस हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, तो इस टाइप के कोर्सेज डिवाइड रहते हैं। तो बेसिकली मैं पूल रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा था। तो पूल रिक्वायरमेंट्स में बेसिकली आपको रहता है कि 2 कोर्सेज आपको तीनों पूल से फर्स्ट ईयर के अंदर खत्म करने होते हैं, और आपका वो हो जाए तो उसके बाद आप कोई भी कोर्सेज इलेक्टिव ले सकते हैं, या तो ईच पूल से 2-2 कोर्स करना होता है। तो आइडियली आप पहले सेम में एक कोर्स लेते हैं हर पूल से, और दूसरे सेम में आप एक कोर्स लेते हैं हर एक पूल से, और चौथा कोर्स आप या तो दूसरे पूल का ले सकते हैं या आप इलेक्टिव ले सकते हैं, आपके अपने मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से, जो आपका एडवाइजर आपको एडवाइस करे उस हिसाब से। तो ब्रॉडली ये रहता है मतलब पूल रिक्वायरमेंट्स का। और कोर्सेज का मैंने आपको बता दिया, क्रेडिट रिक्वायरमेंट का बता दिया, तो ये रहता है। और एक और इसमें है कि एडवाइजर सिलेक्शन का रहता है। तो हम लोग के यहाँ पे आई थिंक थोड़ा लेट होता है बाकी डिपार्टमेंट से कोर्स वर्क वालों के लिए। तो आपका आइडियली अराउंड मार्च जो आपका सेकंड सेम का मिड में रहता है, तो उस टाइम पे आप प्रोफेसर से बात करते हैं, और जो भी आपका इंटरेस्ट का एरिया होगा, जिसमें भी आपको लगता है कि आपका स्किल्स अच्छे हैं, आपको आगे रिसर्च करना है, जॉब करना है उस एरिया में, तो आप अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने बताया AI ML का बताया, या ऑपरेटिंग सिस्टम का बताया, तो आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली प्रॉफ को अप्रोच करते हैं। और यूजुअली आपके मार्क्स उसमें या आपका इंटरेस्ट उसमें आप उसमें बात कर सकते हैं प्रोफेसर से। आप बता सकते हैं कि मैंने ये कोर्स लिया था और मैं ऐसा मतलब उसमें मैं स्कोर किया, और मेरा इंटरेस्ट इस एरिया में है। अगर स्पेसिफिक एरिया तो बहुत अच्छा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइब्रेरी मैनेजमेंट एरिया है, और उसमें स्पेसिफिक मैं ये पेपर पढ़ा हूँ, या मुझे इस चीज में मैं काम किया हूँ, कोई प्रोजेक्ट है, वो आप बता सकते हैं। और फिर यूजुअली प्रॉफ्स क्या करते हैं कि आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके बेसिक्स क्लियर है और आपने कैसा उसमें परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे आपको प्रोफेसर ले लेते हैं, मतलब उस एरिया में, उस कोर्स में, मतलब उस एरिया में बेसिकली। तो मतलब मोस्टली वो रहता है मार्च के टाइम पे। और एक और पॉइंट यहाँ पे है कि जैसे हम बाद में प्लेसमेंट्स का बात करेंगे, इंटर्नशिप्स का बात करेंगे, क्योंकि CSA डिपार्टमेंट काफी पॉपुलर है। इंटर्नशिप्स भी मार्च के टाइम में होता है, जब आपका एडवाइजर सिलेक्शन का वो विंडो रहता है, तो उसी टाइम आपका इंटर्नशिप्स का भी विंडो रहता है। तो आप बेसिकली इंटर्नशिप्स में क्या रहता है कि मतलब कुछ लोग प्रेफर करते हैं जाना, कुछ लोग नहीं करते। तो बेसिकली आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मिलता है 1 महीने का, 2 महीने का। तो हम लोग जैसे मई से लेकर जुलाई तक सेम ब्रेक रहता है या समर टर्म रहता है, तो उसमें कुछ लोग इंटर्नशिप्स जाते हैं। तो जिसका जो प्रोसेस होता है, जो जिसका रिटन टेस्ट हो गया या इंटरव्यूज हो गए, तो वो फरवरी एंडिंग से मार्च के आसपास रहते हैं, और वो चलते रहते हैं मतलब आपके सेकंड टर्म में या सेकंड सेमेस्टर में एमटेक कोर्स और तो उसमें भी बेसिकली प्रोसीजर यही रहता है कि आप पहले कंपनीज आते हैं, और हम लोग का यहाँ पे प्लेसमेंट सेल है, वो कैब जिसे बोला जाता है, ऑफिस ऑफ कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट। तो वो लोग एक सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट है यहाँ पे, और वहाँ पे हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर्स हैं, और हम लोग मतलब थोड़े प्लेसमेंट वॉलंटियर्स हो गए, और ऑलमोस्ट सब डिपार्टमेंट्स का वो सेंट्रलाइज्ड एक ही है, पोर्टल है, उस पर कंपनीज अप्लाई करते हैं, और आप एज जो कि आप जॉब सीकर हैं, तो आप भी उस पर अप्लाई करते हो कि भाई मैं इस कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ, तो आप अपना रिज्यूमे या CV जो भी अपलोड करते हो वहाँ पे, और फिर कंपनीज आपके CGPA के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर सकती हैं, आपके रिज्यूमे के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग कर सकती हैं, या आपको रिटन टेस्ट में बैठने का मौका देंगी, और आप जैसा उसमें स्कोर करते हैं उसके बाद आपके इंटरव्यूज हो सकते हैं, या डायरेक्टली भी कुछ कंपनीज आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यूजुअली प्रोसेस ये होता है, आप रिटन टेस्ट दीजिए, जिसमें ऑलमोस्ट हर कोई एलिजिबल होता है कंप्यूटर साइंस वाले, तो उसके बाद आप जैसा उसमें परफॉर्म करते हैं, उसमें से कुछ परसेंट लोग, मान लीजिए 10% लोग आपने शॉर्टलिस्ट करे इंटरव्यूज के लिए। फिर इंटरव्यूज के 2 से 3 राउंड होते हैं, इंटर्नशिप्स में थोड़ा कम होता है यूजुअली, 1-2 राउंड में कभी-कभी शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। तो राउंड का ऐसा रहता है कि पहले आपका टेक्निकल राउंड होगा, जिसमें मे भी इंट्रोडक्टरी टाइप का हो कि आपने प्रोजेक्ट्स किस टाइप के किए हैं, और आपके कोर्सेज में आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपके बीटेक का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या रहा, कोई आपका इंडस्ट्री लेवल या कोई लार्ज स्केल प्रोजेक्ट आपने किया, किसी भी डोमेन का हो सकता है वो, जैसे मैंने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की है, मशीन लर्निंग की बात की है, तो कुछ लोग जैसे
मेडिकल इमेजिंग पे काम करते हैं मशीन लर्निंग को लेकर, तो वो प्रोजेक्ट हो सकता है। तो उसमें बेसिकली पूछते हैं, आपका इंटरेस्ट देखते हैं कि आप उसी में इंटरेस्टेड हैं। फिर एक और राउंड ये रहता है कि आपको बेसिकली आपको एक ओपन एंडेड प्रॉब्लम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं उस डोमेन का कि आपको ये प्रॉब्लम है और आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप कौन सा एल्गोरिथम लगाएंगे, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगाएंगे, मशीन लर्निंग की कौन सी टेक्निक आप यूज़ करेंगे, ऑप्टिमाइज इसको आप कैसे करेंगे। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप उसमें आंसर कर सकते हैं, और फिर डिपेंडिंग ऑन जो भी कंपनी का क्राइटेरिया होगा, मे बी सीजीपीए के बेस पे हो सकता है, या ओवरऑल आपका स्कोर, आपका प्रोफाइल जो है उस पर वो लोग कट ऑफ निकालेंगे और आपका इंटर्नशिप आप उसके लिए मतलब शॉर्ट सिलेक्ट हो जाते हैं बेसिकली। तो वो रहता है, और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करते हैं सेमेस्टर, और जो समर टर्म होता है ना उसमें बेसिकली आप या तो आप कोर्सेज भी कर सकते हैं समर टर्म में, या आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, या आप अपना प्रोजेक्ट थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो समर टर्म का टाइम में प्रोजेक्ट के लिए होता है, लाइक 1/3 ऑफ आपके क्रेडिट्स वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो मतलब इसमें भी काफ़ी इंडिपेंडेंस रहता है यूजुअली। तो आपके एडवाइजर से आप डिस्कस करके या आपके सीनियर से बात करके आप डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि आपको कौन सा सही रहेगा। बट काफ़ी प्रोफेसर्स स्पेशली जो इंडस्ट्री से आए हैं या जो यंग प्रोफेसर हैं और जो इंडस्ट्री से काफ़ी कोलैबोरेट करते हैं, तो वो रिकमेंड करते हैं कि आप इंटर्नशिप कीजिए, तो आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, थोड़ा आपको एक उसका भी एक फ्लेवर मिलेगा, और किन चीज़ों पे काम हो रहा है, मे बी आप कोर्सेज में उन चीज़ों पे ना काम करें, तो वो भी थोड़ा सा एक वो रहता है आपके। और एक और इसमें इंसेंटिव रहता है कि कुछ कंपनीज का पॉलिसी होता है पीपीओ का, मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर का। तो अगर आप वहाँ पे इंटर्नशिप के दौरान अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो लोग आपको एज पीपीओ दे सकते हैं, तो आपको उस तरह से प्लेसमेंट में भी ना बैठना पड़े, क्योंकि आपको मान लीजिए आप जैसे एयरटेल करके कंपनी है, तो वहाँ पे आपने डेटा साइंटिस्ट का आपने जो है इंटर्नशिप करा एज डेटा साइंस इंटर्न, तो वहाँ पे आपने अच्छा काम करा, तो वो हो सकता है कि आपको पीपीओ दे दे कि आप हमारे पास कंटिन्यू कीजिए, और वो उसके भी जो जो नंबर्स होते हैं, लाइक सीटीसी हो गया, आपका बेसिक सैलरी हो गया, मंथली स्टाइपेंड हो गया, तो वो लोग यूजुअली पहले डिस्क्लोज कर देते हैं, और आपके इंटर्नशिप के 1 से 2 हफ्ता खत्म होने के बाद यूजुअली वो पीपीओ भी अगर उन लोग को देना हो तो बता देते हैं। कुछ कंपनीज मतलब टाइम लेती है, 1 महीना भी ले सकते हैं, बट बिफोर योर प्लेसमेंट प्रोसीजर बिगिंस यूजुअली कंपनीज बता देती है कि दीज कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर पीपीओज, सो दे कैन जॉइन अस। तो आई थिंक एक फॉर्मल ऑफर लेटर रहता है, तो आपको साइन करना रहता है कि आप सही में ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो अगर कोई गेट एस्पिरेंट्स है और उन्होंने अच्छा गेट रैंक सिक्योर किया है, तो उसको आईआईएससी क्यों ज्वाइन करना चाहिए? अगर उनको जॉब लेना है तो आईआईटी बॉम्बे क्यों नहीं? तो मतलब आईआईटी बॉम्बे वर्सेस आईआईएससी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, आप उस पर अगर गूगल भी करेंगे तो आपको काफी ब्लॉग मिलेंगे, और कोइंसिडेंटली हमारे एक सीनियर हैं स्टैनली सैमुअल नाम के, ओके, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लैब है, तो वहाँ पे वो मतलब काम करते हैं, पीएचडी स्टूडेंट है, तो उन्होंने एक ब्लॉग भी लिखा है कि आईआईएससी बैंगलोर वर्सेस आईआईटी बॉम्बे, व्हाट शुड आई चूज, और बेसिकली एक बहुत डिटेल्ड ब्लॉग उन्होंने लिखा है। वो पहले आई थिंक उन्होंने अपने आई थिंक 2016 to 18 बैच वाले रिसर्च थे, तो उन्होंने उस पर्सपेक्टिव से लिखा था, अब उसको अपडेट भी किया गया। तो अब मैं अपनी इनपुट इस पे देता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी बताया था, जैसे अगर आपको रिसर्च में थोड़ा इंक्लिनेशन है, या आपको नहीं पता है कि आपको रिसर्च में जाना है या आपको प्लेसमेंट्स में जाना है, तो आप आईआईएससी बैंगलोर चूज कर सकते हैं। और प्लेसमेंट्स का भी मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ कि प्लेसमेंट्स अच्छे हैं आईआईएससी बैंगलोर के काफ़ी, और आईआईटी बॉम्बे से कंपेरेबल है, बट कई बार मतलब ओवरटेक कर जाते हैं। तो इसमें ये भी रहता है कि जैसे आईआईटी बॉम्बे में आप देखेंगे तो फॉर सेम प्रोफाइल्स लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया और डेटा साइंटिस्ट हो गया, जिसके हम प्लेसमेंट्स में आगे बात करेंगे, तो उसके लिए देयर आर मोर नंबर ऑफ पीपल कॉम्पिटिंग इज व्हाट हैज बीन लाइक ऑब्जर्व्ड इन जनरल। और वहाँ पे अंडरग्रेड्स का भी जैसे बीटेक वाले लोग होते हैं, तो वो भी रहते हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस के तो रहते ही, और बाकी डिपार्टमेंट्स के भी रह सकते हैं, और एमटेक वाले भी है, पीएचडी वाले भी है, जो सब लोग प्लेसमेंट्स में बैठते हैं। और यूजुअली कॉमन रहता है प्लेसमेंट प्रोसेस, कंपनी आती है, वो अपना एप्लीकेशन डेडलाइन निकालती है, अप्लाई करते हैं, और उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो तुम एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर रखे कि यहाँ पर बीटेक वाले नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एमटेक से स्टार्ट होता है, यूजी प्रोग्राम वाले रहते हैं, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड सीट्स रहते हैं यूजी में प्रोग्राम में भी। आईआईटी में देखा जाए तो उसका कोर और ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है बीटेक में, तो यहाँ पर तुम्हारे कॉम्पीट करने के लिए केवल एमटेक प्रोग्राम वाले हैं और थोड़ा यूजी वाले हैं और पीएचडी थोड़े से लोग हैं, तो यहाँ पर तुम ज़्यादा अच्छा कॉम्पीट कर सकते हो कंपेयर टू आईआईटी बॉम्बे। बिल्कुल,
तो ये भी एक रीजन है कि आईआईएससी के प्लेसमेंट्स यूजुअली ज़्यादा अच्छे जाते हैं आईआईटी बॉम्बे से, और आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज और आपको अलग अलग डोमेन्स में आप जा सकते हैं। और एक और जैसे ट्रेंड देखा गया है कि डेटा साइंस की कंपनी जैसे AIML की हमने बात करी, डेटा एनालिस्ट हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, तो ये सब प्रोफाइल्स के लिए काफ़ी कंपनीज जो है आईआईएससी बैंगलोर आती हैं और आईआईटीज में नहीं आती है। और यहाँ पे मैं क्या रीजन हो सकता है इसका? यहाँ तो बेसिकली डेटा साइंटिस्ट का जो है थोड़ा सा वो एक मुझे लगता है कि रिसर्चिंग प्रोफाइल है थोड़ा, मतलब उसमें आपका थॉट प्रोसेस पे ज़्यादा ये रहता है कि आप कैसे सोचते हैं प्रॉब्लम को, और ओपन एंडेड प्रॉब्लम हो सकता है जो आपने नहीं देखा है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एज कम्पेयर टू जो सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल्स है या जो थोड़ा डिटर्मिनिस्टिक रोल्स है, तो उसमें आपको एक यूजुअली वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है और आपको उसको सॉल्व करना है, जो भी आपके पास टूल्स है, स्किल्स है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे करना है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है उससे करना है, तो वो थोड़ा सा फिक्स्ड रहता है। तो ऐसी बेसिकली आपका थिंकिंग डेवलप करता है, एक रिसर्च थिंकिंग है कि आप कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं और एक एक एग्जॉस्टिव सॉल्यूशन उसका कैसे दे सकते हैं, उसको करेक्टनेस उसका कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो मुझे ये लगता है। तो इसीलिए आईआईएससी हो गया या इवन आप ISI कोलकाता की बात करें तो वहाँ पे भी मैंने सुना है कि डेटा साइंस के लिए काफ़ी कंपनीज आती हैं एज कम्पेयर टू डेवलपर प्रोफाइल, सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफाइल। तो ये एक और एडवांटेज है, मतलब कि आप दूसरे प्रोफाइल में भी जा सकते हैं और डेटा साइंटिस्ट एक्सक्लूसिव कंपनीज काफ़ी आती है यहाँ पे, तो आप वो भी आप मतलब ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो और अच्छी बात है, अगर आपके स्किल्स है तो भी आप जो है उसमें आगे मतलब एक्सेल कर सकते हैं, आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे एज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। और इवन यहाँ पे मैं एक और पॉइंट भी रख सकता हूँ कि मतलब इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, मतलब प्लेसमेंट में आपको थोड़ा फ्रीडम मिलता है कि लाइक ऑब्वियसली इट्स कंपनी डिपेंडेंट, कंपनी का अपना पॉलिसी हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा जनरलाइज नहीं कर सकते, बट स्टिल अगर आप मान लो EE से हैं या आप ECE से हैं या UG वाले भी, जैसे आप बता रहे थे UG वाले PhD वाले भी है IISc में, तो वो लोग भी यहाँ पे मतलब अप्लाई कर सकते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, इवन कंप्यूटर साइंस कंपनीज के लिए, लाइक जो मैं बोला डेटा साइंटिस्ट या डेवलपर के लिए, अगर उनके पास स्किल्स है और रेलेवेंट बैकग्राउंड है, आप इंटरव्यूज क्लियर करते हैं तो आपको भी बैठने दिया जाता है। बहुत ऐसा हार्ड डेडलाइन, हार्ड क्राइटेरिया नहीं रहता है कि आप नहीं बैठ सकते। और obviously the number of people sitting for placements is much less in compared to ऐसे बहुत कम लोग हैं जो प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं rather than IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे में आई थिंक 1000 के आसपास नंबर रहता है और IISc में 350 to 500 रफली नंबर रहता है। तो ओवरऑल टोटल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं, तो कहाँ 1000 से यहाँ पर 100 में बात हो रहा है। तो वो एक और ये है मतलब। और ये भी नहीं है, मतलब मैं ये भी यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि IIT बॉम्बे का प्लेसमेंट खराब है या वहाँ पे आप चले गए तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा या वहाँ पे कंपनीज नहीं आते, तो ऐसा भी नहीं है। वहाँ पे भी काफ़ी स्टार्टअप्स, मतलब जो होम ग्रोन स्टार्टअप्स जिनको बोला जाता है कि वहीं से स्टार्टअप लोगों ने शुरू किया है या वहाँ पे फंडिंग मिलती है, तो वो भी है। तो मतलब आप इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, आप सीनियर से कंसल्ट करिए और जो भी आपको मतलब पॉइंट्स दिख रहे हैं तो उसकी वजह से आप मतलब फाइनल डिसीजन लीजिए। तो पर ये है मेरे हिसाब से कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज आपको दोनों। जो अभी नए हैं और वो प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो कंपनी ऐसा क्या क्या फैक्टर देखती है तुम्हें और ताकि वो आपको प्लेसमेंट ऑफर कर सके? तो बेसिकली कंपनीज जो आते हैं तो वो मतलब अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए आते हैं और सेम कंपनी आपको मल्टीपल प्रोफाइल भी ऑफर कर सकता है। तो कई कंपनी इतना भी करते हैं कि आप दोनों प्रोफाइल में, मान लीजिए 2 प्रोफाइल ऑफर हुआ तो आप दोनों में अप्लाई करिए। जैसे मैंने अभी बताया सॉफ्टवेयर डेवलपर SDE उसको बोला जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर वर्सेस आप डेटा साइंटिस्ट हैं, तो आपको मान लीजिए 2 रोल ऑफर हो तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके स्किल्स पे डिपेंड करेगा, मतलब मैंने ये भी देखा कई बार कि लोगों का पॉइंटर अच्छा रहता है, टॉपर्स में भी आता है एकेडमिकली, दे हैव लाइक वेरी गुड क्रेडेंशियल्स एंड दे आर गुड परफॉर्मर्स, बट प्लेसमेंट्स में स्ट्रगल करते हैं, जो इस बार भी देखा गया। और कुछ लो पॉइंटर वाले भी इसमें बारी मार जाते हैं और वो अच्छे जॉब स्कोर कर देते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसका 6 पॉइंटर था प्लेसमेंट के टाइम पे, 6.7 के आसपास का, तो उसने वॉलमार्ट में जॉब स्कोर करा, व्हिच इज लाइक वन ऑफ द वेरी गुड जॉब्स दैट इज ऑफर्ड, एंड 20+ का CTC था, तो which was at that time higher than the median CTC। तो वो कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग था, बट मेरा पॉइंट यहाँ पे यही है कि आपका स्किल्स अगर अच्छा होगा, आपका प्रोफाइल अगर अच्छा होगा तो आप अच्छा जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो जैसे आपने प्रोफाइल की बात करी, तो प्रोफाइल में क्या होगा, प्रोफाइल आपका बेसिकली आप कैसे प्रेजेंट करते हैं कंपनी को, आप रिज्यूमे के फॉर्म में या
CV के फॉर्म में आप प्रेजेंट करते हैं, या आपका लिंक्डइन करके वेबसाइट है तो वहाँ पे आप यूजुअली रिक्रूटर्स वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, HR से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप आपके एलुमनाई रहते हैं, आप उनसे यू कैन कनेक्ट विद देम, तो वो भी एक तरीका है। तो अब मैं प्रोफाइल के बारे में बता रहा, तो आप वहाँ पे अपना प्रेजेंस रखिए, क्योंकि एक रिक्रूटर है उसको नहीं पता कि आपको कितना आता है, आपका कैसा बैकग्राउंड है। तो आप बेसिकली रिज्यूमे में क्या रहता है, आप एक पेज में पूरा आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, आपका स्किल्स एक कंबाइन करके कंप्रेस करके आपको एक पेज में डालना। तो उसमें आप बिल्कुल मतलब टेम्पलेट्स रहती हैं, तो आप ओवरलीफ पे भी जाएंगे तो एक लेटेक की वेबसाइट है, और आप मतलब बेसिकली उसको एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में आप लिख सकते हैं PDF बना के। तो उसमें भी आपको कुछ टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, आप नॉर्मल भी आप गूगल करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप कुछ अच्छे जो आपके एलुमनाई हैं आप उनका देख सकते हैं, अगर आपको मिले ओपन उसमें किसी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने डाला हो तो आपको मिल जाएगा। तो आप बेसिकली उस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं, और आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जो अभी आपके प्रोजेक्ट्स है, आपने कोर्सेज में किए हो सकते हैं, आपके बीटेक में किए हो सकते हैं, या आपने खुद से भी किए हो सकते हैं, तो वो आप उसमें लिख सकते हैं। तो जैसे अभी कोविड का चल रहा है, तो कुछ लोगों ने कोर्स लिया था प्रैक्टिकल डेटा साइंस का, तो उन्होंने लिखा कि लाइक कोविड प्रिडिक्शन का, कोविड डिटेक्शन का एक प्रोजेक्ट था। तो उस टाइप के प्रोजेक्ट रह सकते हैं जो पॉपुलर भी हो, और जो जिसमें कि आपका कंट्रीब्यूशन भी दिखे कि आपने उसमें क्या कंट्रीब्यूट किया। आपने अगेन लाइक कौन सा एल्गोरिथम लगाया, आपने ये एल्गोरिथम क्यों लगाया, आपका एक्यूरेसी कितना आया, प्रेडिक्शन एक्यूरेसी कितना आया, आपका एरर वैल्यू क्या था, तो थिंग्स लाइक दैट। तो और मान लीजिए आप कोई पेपर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या पेपर को इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि मान लीजिए अच्छे कॉन्फ्रेंस में भी स्टार में पब्लिश हुआ, तो उन्होंने क्या किया और आपने क्या किया। तो बेसिकली लोग प्रेफर करते हैं देखना, इवन आपके प्रॉफ्स भी, कि नॉवेल्टी क्या था इसमें, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या था, पहले हो चुका है, उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स भी है, उसका आप पेपर पढ़ेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि उन्होंने ये टेक्निक यूज किया, तो आपने बेसिकली क्या नया किया, या अगर आपने वो भी किया तो हो सकता है कि A-स्टार पेपर है, तो उन्होंने बेस्ट मशीन्स का यूज किया, बेस्ट रिसोर्सेज उनके पास थे, और एक मान लीजिए 90% एक्यूरेसी है। तो आपने अपने लोकल सिस्टम पे, लैब सिस्टम पे क्या कैसे किया, कि आपका इतना एक्यूरेसी, कंपेरेबल एक्यूरेसी आया, या उससे अच्छा है, या खराब आया तो क्यों आया। तो ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना रहता है उसमें। तो बेसिकली आप अगर रेज्यूमे की बात करें तो आप उसमें लिख सकते हैं अपना प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट का टाइटल क्या था, और ब्रॉडली कुछ कीवर्ड्स जो आपने यूज़ किए उसमें एल्गोरिथम हो सकता है, या कोई टूल्स हो सकते हैं, और कोई स्टैंड आउट पॉइंट्स, जैसे कि मेरा एक्यूरेसी इतना आया और पेपर का इतना था, तो उसको कंप्रेस करके 1-2 लाइन में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जैसे CV रहता है, तो काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, मेरे काफ़ी बैचमेट्स का हुआ कि मतलब रेज्यूमे CV में डिफरेंस क्या है, मतलब सेम ही तो है, या मतलब कुछ अलग है क्या, मैं एक की जगह दूसरा इंटरचेंज भी कर सकता हूँ क्या। तो इसमें मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगा जूनियर्स के लिए भी, या बीटेक वाले जो एक्सपीरियंस है जनरल जॉब के लिए। तो बेसिकली रेज्यूमे आइडियली 1 पेज का रहता है, तो आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, जो भी प्रोजेक्ट्स है, तो आप कंपनी को प्रेजेंट कर दो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आप मतलब एजुकेशनल डिटेल्स ऊपर लिख सकते हैं, करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, अपना बैकग्राउंड लिख सकते हैं, हॉबीज भी कुछ लिख सकते हैं। तो ये आपका रिज्यूमे में रहता है, जिसमें मेन फोकस आपके प्रोजेक्ट्स पे रहता है। उसमें आप अपना एमटेक प्रोजेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं। तो अब अगर CV की बात करें तो CV थोड़ा डिटेल्ड होता है। CV एकेडमिक सर्कल्स में काफ़ी यूज़ किया जाता है। अगर आप अपने प्रोफेसर्स की भी प्रोफाइल देखेंगे, या आप उनके वेब पेजेस पे जाएंगे, तो उसमें आप सब जनरल पब्लिकेशंस हो गए, या रिसर्च पेपर्स हो गए, कॉन्फ्रेंस पेपर्स हो गए, तो वो सब लिखा होता है, और ये उसमें सब ऑथर्स का नाम भी रहता है, और प्रोजेक्ट भी रहेगा। जैसे मैंने बताया कोविड डिटेक्शन का प्रोजेक्ट आपने किया, तो उसको आप डिटेल्ड आप इंस्टेड ऑफ 1-2 लाइन में आप 3-4 लाइन में, 5 लाइन में लिख सकते हैं, थोड़ा डिटेल कि मैं ये लगाया, और फिर मेरे और ऐसे रिजल्ट्स आए, और पेपर के ऐसे रिजल्ट्स थे, या कुछ एडिशनल पॉइंट्स, एक्यूरेसी इतना था, तो ये सब आप लिख सकते हैं। तो वो एक मेजर डिफरेंस रहता है। बाकी CV में भी आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैंने ये काम किया है, मेरा बैकग्राउंड ये है, अपना अगेन अपना बीटेक कहाँ से किया है, टेक कहाँ से किया है, और अगर कोई इंटर्नशिप किया है उसमें आप वो लिख सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए, आपको स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, बट मैं रिकमेंड करता हूँ, और मेरे भी जैसे सीनियर्स ने बताया, या जो हमारे प्लेसमेंट से बताया गया, तो बेसिकली आप अपना स्टार्टिंग में अपना नाम लिखिए, और क्योंकि अभी ऑनलाइन भी चल रहा है, वर्चुअल
मोस्टली ही चल रहा है प्लेसमेंट भी। तो उसमें आपको ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपका लिंक्डइन अकाउंट का जो लिंक्डइन आईडी है बेसिकली, और अपना एक गिटहब करके एक प्रोफाइल होता है जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड करते हैं। तो अगर आपके पास है तो अच्छा, अगर नहीं है तो आप बनाइए। जो भी आपका कोड है, जो भी आपका रिपोर्ट्स हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, आप उसको उसमें डालिए। और ओपन सोर्स रहेगा या ओपन एंडेड रहेगा तो आप उसको पब्लिकली डालिए। और फिर आपका रिक्रूटर है तो क्योंकि प्रोजेक्ट्स पे काफी फोकस होता है तो वो उसको मतलब देख सकता है कि आपने क्या काम करा है, और ऑब्वियसली वो भी एक्सपीरियंस है तो वो समझ जाएगा मतलब कि कैसा काम होता है और आप क्या करना चाह रहे हैं। तो ऐसा आपका रिज्यूमे या सीवी स्टार्टिंग होगा। और उसके बाद आप अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं कि बेसिकली जैसा आपका रिज्यूमे होता, तो अभी मैं भी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर था तो मेरे को थोड़ा समझ में आया कि कैसे काम होता है, मतलब प्लेसमेंट प्रोसेस पूरा एंटायरली एंड टू एंड कैसे होता है। तो बेसिकली आपका जो रिज्यूमे है तो पहले एचआर के पास जाता है। तो एचआर के पास जब जाता है, जो आपका हायरिंग करता है, तो उसको आपके बारे में कुछ नहीं पता, उसको आगे टेक्निकल टीम को फॉरवर्ड करना है क्योंकि आप टेक्निकल रोल के लिए यूजुअली अप्लाई करेंगे। तो वो बेसिकली कीवर्ड्स देखेगा। अब आपने अगर ऑब्जेक्टिव क्लियरली लिखा है, करियर ऑब्जेक्टिव, तो वो देखेगा कि ये बंदे का इंटरेस्ट मान लीजिए मशीन लर्निंग में, जैसे मेरा लैब है गेम थ्योरी लैब, तो मैंने क्लियरली लिख दिया कि मेरे को गेम थ्योरी और मैकेनिज्म डिजाइन में इंटरेस्ट है और मैंने इस चीज में काम किया हुआ, तो मैं कंपनी के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और मेरा भी इसमें बेनिफिट होगा ऑब्वियसली। और इसको एक दो लाइन लिखना, बहुत ज्यादा नहीं, आपने पैराग्राफ लिख दिया क्योंकि एक पेज में आपको रिज्यूमे को कंप्रेस करना है। इवन सीवी में भी बहुत ज्यादा लंबा ना हो, क्लियरली आपने स्टेट किया हो कि आप करियर में आप कैसा ग्रोथ चाह रहे हैं, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कंपनी को भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो। तो ये आप नेक्स्ट जो है एक सेक्शन मान लीजिए उसको, उसमें लिख सकते हैं। और इसके बाद आते हैं आपके मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपके प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ठीक है आपने कोर्सेज लिए, आपने कुछ सीखा उसमें, आपने अच्छा स्कोर किया, बट आपने क्या उसको इम्प्लीमेंट किया। आपके पास कंप्यूटर साइंस में फायदा रहता है कि आपके पास लैपटॉप ऑलमोस्ट हर सबके पास रहता है और आप बाहर भी आपको नहीं जाना पड़ेगा, चाहे कोविड है नहीं है, बारिश है नहीं है, तो आप घर रूम में बैठ के, लैब में बैठ के कुछ रिसोर्सेज जो आईएससी आपको प्रोवाइड करता है, सर्वर्स प्रोवाइड करता है, हाई एंड आप अगर आप अपने गाइड से बात करें तो आपको रिसोर्सेज अच्छे प्रोवाइड करेगा। अच्छे लैपटॉप्स भी दे सकता है या लैब के सिस्टम आप यूज कर सकते हैं जिनका रैम है हाई वो, और जीपीयू एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। तो आप उनका यूज करके आप अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करिए। और आईआईएससी में काफी कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपको प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे एक कोर्स का नाम मेंशन करना चाहूँगा, तो काफ़ी अच्छा कोर्स था, हम लोग के फर्स्ट सेम में ऑफर हुआ था और इस बार भी ऑफर हो रहा है अगस्त सेमेस्टर में आईआईएससी में। तो कोर्स का नाम था डेटा एनालिटिक्स। तो वो मुझे मतलब आईआईएससी में सबसे अच्छा कोर्स लगा, बिकॉज स्पेशली अगर आप प्लेसमेंट के लिए देख रहे हैं। और मेरे राजेश सर हैं, राजेश सुंदरेशन, ईसी के प्रोफेसर है वो, सीएसए में कोर्स ऑफर होता है, वो रमेश सर के साथ पढ़ाते हैं। तो मेरी अभी सर से बात भी हुई थी जाने से पहले, तो मैंने सर को बोला कि सर काफी अच्छा कोर्स था और हम लोग को मतलब जो लोग वो कोर्स क्रेडिट किए वो लोग को प्लेसमेंट में काफी बेनिफिट हुआ। कोर्स डिजाइन ऐसा है कि 50-50 रहता है उसमें, मतलब 50% आपको इम्प्लीमेंटेशन करना रहेगा और 50% आपका थ्योरी रहेगा उसमें। और वो 50 भी इम्प्लीमेंटेशन क्रॉस करके 80% तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसका असाइनमेंट्स का ब्रेकडाउन ऐसा रहता है 50% आपका असाइनमेंट है और बाकी 30% आपका प्रोजेक्ट रहेगा और बचा हुआ 20% एंटर्म रहेगा। तो आई थिंक इस साल भी सेम ही रहने वाला है होपफुली। तो जो प्लेसमेंट के लिए देख रहे हैं वो डेटा एनालिसिस को, डेटा एनालिसिस ये कोर्स लेना चाहिए। तो इंस्ट्रक्टर्स का नाम भी मैंने बता दिया आईआईएससी में, तो काफी अच्छा कोर्स है। मतलब आपको बेसिकली और सर ने बोला भी था कि मतलब आपको इंडस्ट्री में तो काफी लोग जाना चाह रहे हैं और जरूरी नहीं कि आप मतलब रिसर्च आप आईआईएससी में करिए, आप इंडस्ट्री में भी रिसर्च कर सकते हैं, R&D रोल्स हो सकते हैं, या आपका रिसर्च माइंडसेट है बट आप कुछ प्रोडक्ट बेस्ड, आप कुछ अच्छा प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट आप कंपनी के लिए निकाल सकते हैं और इन जनरल सबके लिए निकाल सकते हैं। तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और एक कोर्स का एक और अच्छा फीचर था कि जो जैसे 30% प्रोजेक्ट मैंने बताया डिटेल रहेगा, तो उसमें एक फाइनल जो हमारा था, मतलब एक दिन जब प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन था तो सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक का शेड्यूल था, वो थोड़ा सा खींच गया, मतलब 6-7 बजे तक खींच गया। तो आपको मतलब मैंडेटरी बैठना था उसमें और सब लोग के जो भी प्रेजेंटेशंस थे उसमें हो रहे थे और आप उसमें देख सकते थे कि लोगों ने क्या काम किया है और क्या काम चल रहा है और हमारा क्या काम है, कैसे डिफरेंट है। हो सकता है कि 2 प्रोजेक्ट सिमिलर हो, सेम ना हो क्योंकि अलग अलग किए गए, तो बाकी टीममेट्स ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है। तो हम लोग का भी एक प्रोजेक्ट था उसमें बेसिकली, मतलब उसमें
कुछ लोगों को अच्छा लगा था वो, तो बेसिकली वो प्रोजेक्ट था ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे। तो हम लोगों ने क्या किया था, मोबाइल नेट करके एक एल्गोरिथम होता है, तो बेसिकली आपके जैसे ऑब्जेक्ट से, जैसे मान लें माइक है, माइक डिटेक्ट करना, कार डिटेक्ट करना, तो हम लोग का ट्रैफिक डिटेक्शन है, मतलब बेसिकली आप कार डिटेक्ट करें कि कार है तो कौन सा कार है, ऑटो है, बाइक है, तो ये डिटेक्शन था। और हम लोगों ने उसका वीडियो जो शूट किया था वो IISc कैंपस का ही किया था। तो अगर टाइम रहा तो मैं कभी शेयर करूंगा। तो उसमें मतलब, और उसको प्रेजेंट किया था, रास्पबेरी पाई करके डिवाइस आता है और उसमें कैमरा लगा होता है, तो उसमें हम लोगों ने उसको बिल्ड किया था मॉडल को और ट्रेन किया था। और उसके बाद हमने IISc कैंपस का वीडियो शूट करके दिखाया था कि कोई कौन सा कार आ रहा है और किस टाइप का वो व्हीकल है, तो वो हमने करा था। और उसमें बाद में एक एस्पेक्ट ऐड किया था लेन डिटेक्शन का, कि मान लीजिए आपकी ऑटोमेटिक कार है, ड्राइवरलेस कार है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि लेन के बाहर जा रहा है कि नहीं, तो वो बेसिकली डिमार्केट होगा कि लेन के बाहर जा रहा है तो वार्निंग दे देगा, उस टाइप का हमने काम किया था। तो ऐसे मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे। तो हम लोग का डेमो भी था, कुछ लोगों का प्रेजेंटेशन था, या उन्होंने अपना जो रिजल्ट्स थे उनको प्रेजेंट किया था। तो मतलब इस टाइप के अगर कोर्सेज रहेंगे और भी, और या आप इस टाइप का काम करेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, स्पेशली अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, और इन जनरल रिसर्च के लिए भी, मतलब क्योंकि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मतलब आपने, ठीक है, आपने कुछ चीज सीखा, मान लीजिए एक रिग्रेशन करके एक कॉन्सेप्ट होता है मशीन लर्निंग, क्लस्टरिंग करके होता है, जैसे एक हमारा डेटा एनालिटिक्स की ही बात कर रहा हूँ कोर्स की, तो एक मॉड्यूल था जिसमें बेसिकली एक डॉल्फिन डिटेक्ट करना था, लाइक 2 कम्युनिटीज थे, तो और एक डॉल्फिन दूसरी कम्युनिटी में चला जाता है, तो ऑड वन आउट आपको डिटेक्ट करना है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लेके। तो एक तो इंटरेस्टिंग भी है, और बेसिकली आपके लिए मतलब आप अपने स्किल्स को भी वो उसमें कर सकते हैं। तो वो आपने क्लस्टरिंग सीखा और आपने उसको इम्प्लीमेंट करा कि भाई 2 क्लस्टर है और उसमें से कौन सा डॉल्फिन किस क्लस्टर का पार्ट है, फाइनली आपने इम्प्लीमेंट करा। तो वो आपके लिए एक एक हैंड्स ऑन का एडवांटेज हो जाता है, तो आपको वो बेनिफिट मिल जाता है। कल को आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि आप इंटरव्यू भी देंगे कि मेरे को क्लस्टरिंग आता है, आप ये बोलेंगे कि मेरे को क्लस्टरिंग आता है और मैंने इस प्रोजेक्ट में ऐसे इम्प्लीमेंट करा, और उसके बाद आप ऐड ऑन कर सकते हैं कि मेरे ये रिजल्ट्स आए, मैं इतने अच्छे से उसको प्रिडिक्ट कर पाया, इतने अच्छे से एरर को मिनिमाइज कर पाया। तो ये एडवांटेज रहता है मतलब ऐसे कोर्सेज का। और हम सीवी की बात कर रहे थे बेसिकली, तो आप सीवी में, रिज्यूमे में आप लिखते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया, तो ऐसे मतलब छोटे मतलब मिनी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कोर्स प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, या कोर्स असाइनमेंट्स भी हो सकते हैं कभी कभी, काफी इनोवेटिव या काफी इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है जिसमें आपका काफी एफर्ट लगा और आप बेसिकली दिखा पाए उसको कि आपने ये करा, तो आपने कैसे करा, बेसिकली क्या क्या टूल्स का यूज हुआ। तो ये सब मतलब आप मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में, और ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, मैंने बताया। तो फिर फाइनली कितना पेज का बनना चाहिए सीवी? तो सीवी का पेज लिमिट नहीं होता है सर, बट यूजुअली 2 से 3 पेज में आप, क्योंकि एमटेक स्टूडेंट है तो 2 साल आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। और कुछ लोग का बीटेक का बैकग्राउंड अच्छा होता है, IIT से भी IISc में लोग आते हैं और NIT से भी आते हैं, Tier 1 Tier 2 कॉलेजेस से, बिट्स पिलानी से आते हैं। तो वो लोग के लिए ये है कि वो लोग का बैकग्राउंड अच्छा रहता है, ऐसा मुझे लगता है। तो फाउंडेशन अच्छे रहते हैं और कोर्सेज भी वो लोग को IISc जैसे ही मिलते हैं, तो वो लोग का थोड़ा बड़ा हो सकता है, 4-5 पेज का भी जा सकता है या 3 पेज का आराम से जा सकता है। बट आपके, अगर आपका बैकग्राउंड Tier 3 Tier 4 कॉलेज से आपने बीटेक किया है, जैसे मेरा भी रहा है, तो मतलब इसमें कोई वो नहीं है, तो उस टाइम में आपका मतलब मोस्टली जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वो हो सकता है एमटेक में ज़्यादा वो हाईलाइट कर पाए आप कि मैंने 4 प्रोजेक्ट किए मेजर, 4 अलग अलग कोर्सेज में, या एमटेक का भी प्रोजेक्ट उसमें ले सकते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ या मैंने ये किया है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। और उस मोस्टली मतलब जितना मैंने भी देखा है, मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस है, प्लेसमेंट्स के, इंटरव्यूज के, इंटर्नशिप्स के, तो आपका प्रोजेक्ट पे फोकस होता है इंस्टेड ऑफ योर थ्योरेटिकल नॉलेज, कि आपने कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया, क्या कैसे किया। ठीक है, आपके रिजल्ट खराब आ सकते हैं, लेकिन आपने ट्राई किया क्या, और अगर आप जस्टिफाई कर पाए कि मेरा इसलिए खराब आया या तो आई थिंक दैट्स गुड इनफ। तो वो मेजर रहेगा आपके रिज्यूमे का। तो अदर देन दैट इट्स जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट पेपर, उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसमें उसके अलावा क्या रहेगा, आपका आपका एड्रेस रह सकता है, आपके हॉबीज रह सकते हैं, तो उसे कंपनी को कोई फायदा नहीं है। बेसिकली कंपनी को, अगर मान लीजिए आप मशीन लर्निंग का मैंने बात की है, तो मशीन लर्निंग में आपको काम करना है, आजकल स्पीच डिटेक्शन का काम है, या
वॉइस असिस्टेंट आपने देखा होगा, गूगल असिस्टेंट है, एलेक्सा, तो मान लीजिए अमेजोन कंपनी है, एलेक्सा उनका प्रोडक्ट है, तो आप उसके लिए काम करने जा रहे हैं। तो आपने दिखाया कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जो कि स्पीच रिकॉग्निशन पे था, और कल को अगर अमेजोन आती है प्लेसमेंट के लिए, इंटर्नशिप के लिए, तो अब बता वो कंपनी भी इंटरेस्टेड रहेगा कि हाँ इनका बैकग्राउंड है इसमें, ये लोग कंट्रीब्यूट कर पाए, कल को अगर हम इनको हायर करते हैं तो आप कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो एक टूल हो जाता है उनके लिए भी जज करने के लिए कि आप इसमें काम किए हैं और कैसा काम किए हैं। ये भी नहीं कि आप मतलब बिल्कुल एक लो लेवल काम कर लिया, आप बस बेसिक कुछ मतलब एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर दिए, तभी नहीं। कोई अच्छा सा प्रॉब्लम उठाइए, बस पेपर उठाइए, उसको ट्राई करिए इम्प्लीमेंट करने का। अगर आप स्क्रैच से कर पाए तो बहुत अच्छा है। और अगर आप लाइब्रेरीज जैसे हमारा मतलब पाइथन लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें कुछ लाइब्रेरीज रहती है, आप उनका यूज़ करिए जिसमें प्री बिल्ट कोड रहता है, तो आप उससे भी आप मतलब आप अपने रिजल्ट्स ला सकते हैं और उसको अच्छे से आप प्रेजेंट करिए। तो आई थिंक दैट्स गुड फॉर योर प्लेसमेंट्स, फॉर इंटर्नशिप्स और इवन फॉर योर अदर, अगर आपको आगे भी कुछ करना है हायर स्टडीज के लिए भी, आई थिंक दैट इज गुड। तो मतलब जैसे कि मैंने बताया कि प्रोजेक्ट्स पे काफी फोकस कर रहा है, तो मोस्टली कंपनीज यही देखती है। बाकी कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे पहले मैं बता रहा था सीवी शॉर्टलिस्टिंग हो सकता है, आपका जीपीए शॉर्टलिस्टिंग हो सकता है। तो ये सब फैक्टर्स भी कंपनी के हिसाब से लाइक इक्वल वेटेज में रह सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। बट अगर आपका प्रोफाइल काफी अच्छा है, स्टैंड आउट कर सकते हैं, आपने काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स किए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कोर्सेज ऐसे लेते हैं या जिनका थ्योरी में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो वो लोग को थोड़ा डिसएडवांटेज रहता है क्योंकि उनके वो मतलब आइडियली प्रोजेक्ट्स नहीं रहते हैं। तो अगर आपके प्रोजेक्ट काफ़ी है, मान लीजिए आपने 5-6 प्रोजेक्ट लिख दिए और कोई और कैंडिडेट है जिसने एक भी नहीं लिखा या एक ही लिख पाया हो, और वो भी इतना अच्छा नहीं था, मतलब कोई माइनर प्रोजेक्ट था, तो आपके लिए एडवांटेज रहेगा। और फिर आप कुछ कोर्सेज भी उसमें मेंशन कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अलावा कि मैंने ये कोर्सेज लिए और आपके कुछ कोर्सेज यूनिक थे क्या, और आपने क्या क्या कोर्सेज लिए जो कि आपका इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। और अगर आपके ग्रेड्स उसमें अच्छे हैं तो आप वो भी लिखिए। तो क्या सीवी को हर कंपनी के प्रोफाइल के रिस्पेक्ट में चेंज करना चाहिए कि एक ही सीवी सबको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? नहीं, आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि बेसिकली कोई कंपनी अगर कोई जॉब ऑफर कर रहा है तो वो देखना चाह रहा है कि आप उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या, आपका इंटरेस्ट है क्या उसी चीज़ में। तो अलग अलग प्रोफाइल के लिए आपको अलग अलग सीवी बनाना चाहिए। तो आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन भी अलग हो सकता है उसके लिए, और होता भी है, तो अलग अलग रहता है उसमें। तो आप उस प्रोफाइल को टारगेट करिए, आप उस प्रोफाइल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को टारगेट करिए, उस कोर्सेज को टारगेट करिए, तो उनको हाईलाइट करिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप बाकी जो डोमेन के, जैसे मैंने पूल्स का बात किया, मान लीजिए आप पूल बी के कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आप पूल ए के कोर्सेज लिखेंगे नहीं या पूल सी के कोर्सेज लिखेंगे नहीं। आप कोर्सेज मेंशन कर सकते हैं, बट उसका ऑर्डर, उसका प्रेफरेंस और जो चीज़ आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो डिफरेंस हो सकता है। तो बेसिकली एचआर को दिखना चाहिए कि मेरा प्रोफाइल ये है और मेरे प्रोफाइल को मैच करने वाला इसका सीवी ये है। तो बेसिकली एचआर का क्या होता है कि एचआर आपके टेक्निकल डोमेन का नॉलेज हो सकता है ना रखता हो, पर क्योंकि वो हायरिंग का पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको जनरली पता रहता है कि ये कीवर्ड्स है, ये टॉपिक्स है जिस पे काम होता है हमारे यहाँ पे और इन लोग के यहाँ पे। तो उस बेसिस पे आपका जो सीवी या रिज्यूमे है एप्रोप्रिएट प्रोफाइल के लिए, एप्रोप्रिएट टीम जो कंपनी की है वहाँ पे आप फॉरवर्ड कर सकता है और आपके चांसेस हायर रहेंगे। आप अगर आपने बहुत ओपन एंडेड लिख दिया, बहुत एब्स्ट्रैक्ट बना दिया आपने अपना सीवी, तो फिर एचआर के लिए मुश्किल रहेगा और उन लोगों को भी ज़्यादा एफर्ट लगेगा। और क्योंकि आजकल सारा काम ऑटोमेटेड होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी जो डिटेक्ट करते हैं। अगर आपने बहुत अच्छा टेम्पलेट नहीं रखा है, आपने बहुत अच्छे से अपना रिज्यूमे नहीं बनाया है, तो इवन कुछ अच्छे स्टूडेंट्स का जैसे मैंने बात किया जो एकेडमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनका बैकग्राउंड पॉइंटर काफ़ी अच्छा है, वो लोग सफ़र करते हैं चीज़ में, क्योंकि वो लोग का सीवी अच्छा से नहीं बनाया गया। इवन तो उनके पास नॉलेज है, वो लोग प्रेजेंट नहीं कर पाए उसको अच्छे से। तो यहाँ पे आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स कह सकते हैं, टेक्निकल राइटिंग इसको बोल दीजिए, या आपके सॉफ्ट स्किल भी मैं बोल दूँगा कुछ हद तक, वो मैटर करता है कि आपको जितना आता है आप उसको दूसरे को कन्विंस कर पा रहे हैं, आप उसको समझा पा रहे हैं कि मेरे को इतना आता है और मैंने ये किया है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे।